वेलकम बैक बच्चा पार्टी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एम्पियर सर्किट लॉ। इस लेक्चर के अंदर कंप्लीटली हम एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी के अंदर, नीट के अंदर और किस तरह से आते हैं सभी के बारे में बात करेंगे और बोर्ड्स के अंदर किस तरह आते हैं। साथ साथ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें आप स्टेट बोर्ड की बात करते हो हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एक अच्छे मजेदार टॉपिक है। कैसे किस प्रकार वो सब बातें हम इसके अंदर करेंगे। उससे पहले टेलीग्राम का लिंक नीचे है और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर सारी बातें आपको जो है शेयर की जाएंगी। आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई मटेरियल है तो वहाँ पे हम शेयर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में। हियर क्या होता है कि एक बात तो सीधी सी है कि इससे पहले भी हमने जब बायोट एंड शेवर्ट्स लॉ को पढ़ा था वो कंप्लीटली हमें डिस्कस करवाता था किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था। और एम्पियर सर्किट लॉ भी एक ऐसा लॉ है जो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। अगर हम बायोट एंड शेवर्ट्स लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्यों एम्पियर सर्किट लॉ को अफेक्टिव कर रहे हैं, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम रहने देते पढ़ने के लिए। बट बच्चा पार्टी यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम ये है और एक बात ये है कि इससे पहले जो टॉपिक हमने किया था उसके अंदर हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया था, हमने एक स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला था। हो सकता है कि यहाँ पे भी किसी स्मॉल एलिमेंट का यूज करें, बट वो एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशन यही थी कि बायोट शेवर्ट्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल पार्ट के लिए फाइंड आउट किया जाता था। बट यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, इस लॉ की खास बात यह है कि यह इंटीग्रल फॉर्म में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं मैं। एम्पियर सर्किट लॉ किस फॉर्म में है बच्चा पार्टी, इंटीग्रल फॉर्म में। इंटीग्रल फॉर्म में के अंदर है ये। बट जो बायोट एंड शेवर्ट्स लॉ की बात की है आपने, बायोट्स लॉ की बात करें हम, तो वो इंटीग्रल फॉर्म में ना होकर वो डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर था। डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर था। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ। दोनों का दोनों यूज तो होता है मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए, बट ये जो एम्पियर सर्किट लॉ है ये इंटीग्रल फॉर्म में होता है और बायोट शेवर्ट्स लॉ किस पे में होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में होता है। वो डिफरेंशियल फॉर्म थी बट यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल फॉर्म है। वहां पे केवल स्मॉल टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। यहाँ पे हम किसी दूसरे ही मेथड का यूज करके जिसमें इंटीग्रल फॉर्म का यूज होता है उसका यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो अब क्या होता है कि एक्चुअल में इन्होंने क्या देखा। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। सपोज कीजिए आपके पास ये एरिया है, ठीक है, और इस एरिया के अंदर हमने क्या किया, ये कोई क्लोज सरफेस मान लिया। इस तरह से कोई क्लोज सरफेस माना हमने। इस तरह से कोई क्लोज सरफेस मान लिया। अब क्या किया हमने, इस क्लोज सरफेस के अंदर से कोई करंट पास हो रहा है, इस पूरे एरिया के अंदर से कुछ करंट यहां से पास हो रहा है सपोज कीजिए, और कोई करंट यहां से पास हो रहा है इसके अंदर से इस तरह से, और कोई करंट यहां से पास हो रहा है इस प्रकार से। ठीक है, हो सकता है इनमें से एक आध करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो इस तरह से, और ये ऊपर वाली ही डायरेक्शन में जा रहा हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। करंट की डायरेक्शन के लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इन्फिनिटी तक या नीचे तक आया हुआ है और ये इन्फिनिटी से यहाँ से आया है और इसी प्रकार ये। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस करंट को अलग अलग नाम दे देता हूँ। अगर मैं बात करूं इस करंट को अलग अलग नाम दूं, सपोज कीजिए इसमें से जो करंट गया दैट करंट इज I1 करंट। सपोज कीजिए इसमें से जो करंट जा रहा है दैट इज I2 करंट, और इसमें से जो करंट जा रहा है वो I3 करंट है, और यहां से जो करंट जा रहा है वो क्या है, I4 करंट है। ठीक है, अब यहाँ पे खास बात आपको दिखाई दे रही होगी कि वहां पे केवल एक ही वायर के अंदर हमने लिया था, एक सिंगल वायर लिया था बायोट एंड शेवर्ट्स लॉ के अंदर, और उसके अंदर से आई करंट को पास कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर दिया। बट एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि एक से ज्यादा वायर जो किसी क्लोज सरफेस में से पास हो रहे हो उसके कारण भी ये मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकता है। तो एक बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया, वहां पे तो केवल एक ही वायर, उसमें से करंट गया तो हमने निकाल दिया KIdl sin थीटा बाय r स्क्वायर, जिसको डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं। बट यहां पे एक से ज्यादा करंट है जो वायर्स पास हो रहे हैं किसी सरफेस के अंदर से, और उसके बावजूद हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो जब ऐसा होता है तो कहा क्या गया, ये कहा गया कि जो लाइन इंटीग्रल होता है दैट इज B.dl ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। इसका मतलब क्या है, इस पूरी
जो है मैथमेटिकल इक्वेशन का मतलब क्या है उसके बारे में हमें जानना है। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जहां पे भी आपको डीएल लगा मिले वहां पे होता है लाइन इंटीग्रल, जहां पे आपको डीएस लिखा मिले वहां पे होता है सरफेस इंटीग्रल, और जहां पे आपको डीवी लिखा मिले उसको कहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। और इसको इंटीग्रल फॉर्म में बताया गया है, इसलिए आपको ये इंटीग्रल वर्ड बार बार आपको सुनने को मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि बी इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस। इस सर्कल का मतलब क्लोज सरफेस किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड। यानी कि जो इस सरफेस ने जो करंट को एनक्लोज किया है केवल वही करंट लेना है, जो ये सरफेस करंट को इनक्लोज नहीं कर रहा उस करंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो हम ये क्या कहेंगे, क्लोज सरफेस। इसको हम क्या बोल देंगे, क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस, इसके बारे में बात करनी है। अगर मैं अब इसको डिफाइन करना चाहूं, इसकी डेफिनेशन के बारे में मैं लिखूं, तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन को। तो इसने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ, ऐसे लिखेंगे, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over a closed surface is equal to mu naught times the current enclosed, mu naught times the current enclosed। ठीक है, जो करंट एनक्लोज किया है उसके म्यू नॉट टाइम्स होता है, और नीचे आपको ये फॉर्म दिखाई दे दी गई। ये इसकी क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म्स है, और ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी बच्चा पार्टी। यानी कि जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का ओवर ए क्लोज सरफेस, वो म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड है। कहीं से आपको रटने की जरूरत नहीं, इन बातों को आपको समझना है। समझने का बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि आप जब भी कोई क्वेश्चन जो थोड़ा ऊपर नीचे या कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल का, एबिलिटी लेवल का आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल आता है, तो आप उसको शो कर सकते हैं, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उसको सोल्व कर सकते हो। अब इसके बाद हम अगर इसके लिए मैं इस चीज को लिखूं, ये तो हमने बात लिख दी, अब मैं इस फॉर्म के लिए इसको लिखता हूं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा दैट इज ओवर ए क्लोज सरफेस एंड बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड। अब देखिए जो I1 करंट है वो इस क्लोज सरफेस से बाहर है, उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। I2 करंट क्लोज सरफेस के अंदर है, तो मैं यहां पे लिखूंगा I2, और इस I2 को मैं प्लस का लिखूंगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर वाली है। अब आपको क्या करना है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और एक डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है। अब आपने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो नीचे वाली डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, वो आपकी मर्जी है। अब I3 करंट है, वो भी है क्लोज सरफेस के अंदर, बट उसकी डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -I3। I4 करंट उस क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ होगा वो इस तरह से बन जाएगा, दैट इज B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I2 माइनस I3। तो दिस फॉर्म के लिए ये फॉर्म आपके पास हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कहा गया कि आपने जो ये बातें बताई है, जो कि एक इंटीग्रल फॉर्म है और बायोट एंड शेवर्ट्स लॉ एक डिफरेंशियल फॉर्म थी, वो केवल एक ही पार्ट के करंट को इंक्लूड करती थी, बट यहां पे जितने भी वायर्स में से करंट है सबको इंक्लूड कर लिया। ये बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं मैं एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर और बायोट एंड शेवर्ट्स लॉ के अंदर जो यूज होता है, और कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब क्या कहते हैं कि इस बात को प्रूव कीजिए कि ऐसा होता है, इस बात को प्रूव करना है। तो चलिए इस बात का प्रूफ लेते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, प्रूफ के बारे में। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले प्रूफ के बारे में जब हम बात करते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोज सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, क्लोज सरफेस मान लेते हैं, ये हमने क्लोज सरफेस मान लिया। ठीक है, और इस सरफेस की जो रेडियस है हमारे पास वो r है, रेडियस ऑफ दिस सरफेस इज r। ठीक है, और इस सरफेस के अंदर से करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एम्पियर सर्किटल लॉ कहां पे लागू करता है, करंट। एक्चुअल में हुआ कैसे होगा, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे ही इस वायर में से करंट पास हुआ होगा, अब आपको पता होना चाहिए कि करंट कैरिंग वायर एक लाइट मैग्नेट बन जाता है, ये ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने बताया था। और जब करंट कैरिंग वायर एक लाइट मैग्नेट बन गया तो उसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है, इस बात को याद रखिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन या कोई भी टीचर या कोई भी आपका जब एग्जाम के अंदर बैठे हैं तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप हमेशा क्या करते हो, एक वायर ले लेते हो और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से बच्चा पार्टी, वो मैग्नेटिक फील्ड इसी चीज से आया है कि जब किसी करंट कैरिंग वायर में से, जब किसी कॉइल में से या किसी वायर में से करंट को पास किया जाता तो वो मैग्नेट बन जाता। ये ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने बताया था, फर्स्ट वन। तो उसी के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा।
अब हम क्या करते हैं कि सपोज कीजिए हमें इसके कारण क्या करना है, हमें इसके कारण इसका प्रूफ लेना है एम्पियर सर्किट लॉ का। अगर मुझे इसका प्रूफ लेना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। और सपोज कीजिए कि यहां से करंट आ रहा है कोई इस तरह से, ऊपर से करंट आ रहा है कोई, ठीक है। ये वायर है जो करंट कैरिंग वायर, अब पीछे हम मान रहे थे वही करंट कैरिंग वायर हमने ये लिया जिसमें से आई अमाउंट में करंट गया, और इस सर्कल में भी आई अमाउंट में करंट पास हो रहा है। अब हमें इसको प्रूव क्या करना है, हमारे पास अभी अभी आया था कि बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। हमें क्या करना है, हमें इस साइड को उठा के और उसको इस साइड के बराबर प्रूव करना है कि हमें यह बताना है कि जो बी डॉट डी एल है वो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो बी डॉट डी एल है, बी डॉट डी एल का मतलब हम अगर इस डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, ठीक है। अब हमें ये जो कोस थीटा एंगल है दैट इज द बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल एलिमेंट, दोनों के बीच है। अब यहां पे क्या लेते हैं, एक स्मॉल टुकड़ा ले लेते हैं डीएल एलिमेंट का, दैट इज द डीएल एलिमेंट, ये ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का, यानी कि जिस डायरेक्शन में डीएल होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसलिए इन दोनों के बीच जो थीटा हो जाएगा वो किसके बराबर, 0 डिग्री। अगर बी और डीएल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो थीटा 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू 0, और ये कंप्लीट सिस्टम वेनिश हो जाता है। यहां पे थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, कोस 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो नाउ over a closed surface B into dl is equal to म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब आप एक क्वेश्चन उठा सकते हो कि जी बायोट एंड शार्ट्स लॉ में तो आपने बोला था के आई डीएल, वहां पे भी तो स्मॉल एलिमेंट लिया था डीएल, बट बच्चा पार्टी वहां पे डिफरेंशियल फॉर्म थी, वो ये इंटीग्रल फॉर्म है, ये इंटीग्रेशन के अंदर डीएल आप देख सकते हो, ये इंटीग्रेशन के अंदर डीएल है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चा पार्टी, 0 से लेके 2 पाई इंटू आर तक। अगर इस सर्कल की रेडियस r है तो ये 0 से स्टार्ट होकर पूरी सरकमफ्रेंस में घूमेगा, और इसकी पूरी सरकमफ्रेंस किसके बराबर होती है, 2 पाई r के बराबर होती है। अगर ऐसी बात है तो आपको एक बात का और पता होना चाहिए कि यहां पे b है वो कांस्टेंट है, डिपेंड ही नहीं कर रहा, अंदर बचेगा dl, और dl का इंटीग्रेशन क्या होता है, l होता है, और कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 पाई इंटू आर तक, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। तो नाउ b, अब अपर लिमिट पुट करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर 2 पाई आर, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 0, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। अब एक बात सोचिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण। देखिए ये लंबा स्ट्रेट वायर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर मैं करंट को पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये लंबा स्ट्रेट वायर, ये इंफिनिटी से आ रहा है, ये लंबा स्ट्रेट वायर। जब कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है जो इंफिनिटी से आता है और इंफिनिटी को ही जा रहा होगा, ऐसे इंफिनिटी तक ही जा रहा होगा, जब ऐसा कोई वायर होता तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बायोट एंड शार्ट्स लॉ की एप्लीकेशन में किया था मैंने, उसकी 2 एप्लीकेशन बताई थी, एक तो करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, प्लेलिस्ट में अंदर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उसको भी आपको देखना चाहिए, मुझे लगता है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मैं गारंटी लेता हूं कि जब आप कंप्लीट लेक्चर देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने 1 घंटा वेस्ट किया या आधा घंटा वेस्ट किया है, आपको 100% एक बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज मिलेगी जिससे आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम को फेस कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बस उसके लिए आपको एक बार देखना तो पड़ेगा और कंप्लीट लेक्चर के साथ रहना पड़ेगा। तो वहां पे मैंने बताया था कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है, उसके लिए जो हमारे पास आता है वो कितना आता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये वहां पे हमने डिफाइन किया था, उसको फाइंड आउट किया था, इतना था। अब इन दोनों की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो दैट इज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय में 2 पाई आर, ये मैंने किसकी वैल्यू रखी, इस मैग्नेटिक फील्ड की, यहां उठा के, और दूसरी वैल्यू आपको पता है 2 पाई आर ये रही, दैट इज 2 पाई इंटू आर के बराबर, और होल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। अब इस 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, कैंसिल। जब 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हुआ तो इस तरफ भी म्यू नॉट आई बचा और उस तरफ भी म्यू नॉट आई बचा, तो दोनों तरफ इक्वेट कर दिया, तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि जो गॉसेस लॉ, जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो सही कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। अब यहां पे एक बात चलती है, एक कुछ फैक्ट चलते हैं कि अगर ये सरफेस क्लोज है, सर्कुलर है, अगर ये सर्कुलर ना हो तो क्या लागू होगा, तो मैं कहता हूं कि कैसा भी सरफेस हो बट वो क्लोज होना चाहिए, तब भी ये काम करेगा। तो कैसे काम करेगा उसके लिए हम बात करते हैं सेकंड प्रूफ, जब सरफेस क्लोज ना हो। अभी तक तो हमने बात की कि सरफेस एग्जैक्टली क्लोज है, लूप है,
सर्कुलर है बट वो सर्कुलर ना होके किसी और फॉर्म का, सपोज कीजिए इस फॉर्म का है। अब इस फॉर्म का तो यहां पे भी जो आएगा, ये इसका सेंटर हमने मान लिया, ये हमने इसका सेंटर मान लिया। अब सेंटर मान लिया तो अब क्या होगा, ये इंफिनिटी से आएगा इस प्रकार और इंफिनिटी तक ही जाएगा इस प्रकार और इंफिनिटी से ही आया होगा इस प्रकार से। और इसके अंदर से करंट आई जा रहा है, इसके अंदर से भी आई करंट जा रहा है, इस प्रकार मूव कर रहा है। अब यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो क्या ले ली, आर ले ली। बट यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये नहीं बता सकते क्योंकि ये एग्जैक्टली क्लोज सरफेस तो है नहीं। अब एग्जैक्टली क्लोज सरफेस नहीं है तो हम यहां पे ये डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी रेडियस कितनी है, क्योंकि यहां पे रेडियस ज्यादा, यहां पे रेडियस कम, यहां पे अलग, यहां पे अलग, मतलब हर पॉइंट के ऊपर इसकी रेडियस अलग है। अब इसकी रेडियस अलग है तो मुझे एक बात का हमेशा पता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस बन रहा है, कोई क्लोज लूप बन रहा है, चाहे वो इवन सरफेस हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे किसी भी शेप का हो, उसके अंदर जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हम उसी का बेनिफिट उठाएंगे यहां पे, क्योंकि आर तो अब वेरी कर रही है। पहले वाले केस में आर फिक्स थी, देखिए बच्चा पार्टी, यहां पे आर क्या थी, फिक्स, हर जगह के ऊपर आर की वैल्यू सेम थी। बट इस केस के अंदर आर की वैल्यू सेम नहीं है, बट एंगल तो 360 डिग्री का ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक स्मॉल टुकड़ा मान लेते हैं जिसकी हमारे पास कितनी होगी, डी थीटा, और इसकी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है हमारे पास, डीएल। ठीक है, डीएल एलिमेंट जिसकी लेंथ डीएल है, और आर मान ली यहां तक की रेडियस, यानी कि इस पॉइंट के लिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमने आर मान लिया, और ये जो एंगल बना दैट इज डी थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, आर अपॉन रेडियस, आर अपॉन रेडियस इसके बराबर होता है। अब एंगल हमारे पास कौन है, डी थीटा, दैट इज आर्क इज डीएल एंड रेडियस इज आर। सो डीएल कम्स आउट टू बी ए आर डी थीटा। यहां पे डीएल किसके बराबर हो जाएगा, इज आर इंटू डी थीटा, मतलब डीएल की वैल्यू हमने निकाल ली। अब उसी फार्मूले में हमें रखना है, दैट इज द बी डॉट डीएल ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, यह आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दैट इज द बी, और डीएल की जगह क्या रखेंगे, आर इंटू डी थीटा एंड कोस 0 डिग्री। फिर से मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच 0 डिग्री एंगल बनेगा। अगर कोई और एंगल बना, 90 डिग्री एंगल बना, तो ये वेनिश हो जाता है। दैट इज ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। अब यहां से फिर से बी कांस्टेंट, दैट इज आर इज कांस्टेंट, एंड अंदर कोस 0 है तो यहां पे बचेगा डी थीटा, कोस 0 की वैल्यू 1 ओवर ए क्लोज सरफेस 0 से लेके 2 पाई तक इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब कैसे पता चला 0 से पाई तक, क्योंकि अब की बार एंगल लिया थीटा, और थीटा पूरे सर्कल का या किसी क्लोज लूप का होता है 360 डिग्री, जिसको 2 पाई कहते हैं, तो इसलिए 0 से 2 पाई तक। Here b is constant, r is constant and d theta का इंटीग्रेशन थीटा 0 से 2 पाई and is equal to mu naught times the current, इसके बराबर हो गया। और अभी अभी आपको निकलवाया था कि जो b होता है किसी लंबे स्ट्रेट वायर के कारण, वो कितना होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर। इसकी वैल्यू यहाँ रखिए, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर लिख दिया, इंटू आर ये वाला, और थीटा अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई और लोअर लिमिट 0, उसको पुट करो चाहे ना करो, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। अब आगे देखिए क्या हो सकता है इसमें, देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, इस तरफ कौन बचा, म्यू नॉट इंटू आई, और इस तरफ भी कौन बचा, म्यू नॉट इंटू आई। ये दोनों बातें प्रूव करना चाहते हैं कि आपको किसी भी शेप का लो, चाहे आप कोई सर्कुलर ले लो, चाहे आप किसी अनइवन शेप का लो, चाहे वो एग्जैक्टली सर्कल बन रहा हो, चाहे वो सर्कल ना बन रहा हो, तब भी वहां पे जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो अप्लीकेबल होगा। तो एक बेसिक डिफरेंस और आ गया, एक बात और फैक्ट आ गया, मतलब एम्पियर सर्किट लॉ हर टाइप के क्लोज्ड सरफेस के लिए लागू होता है, क्लोज सरफेस के लिए, हर टाइप के क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है, बट उसके अंदर एक अच्छी खासी सिमेट्री होनी चाहिए, बस इतनी बात करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज कर लिया और इसके प्रूफ के बारे में बात कर लिया। अब प्रूफ के बाद क्या होता है कि हमेशा हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो यहां पे भी एप्लीकेशंस की ही बात करेंगे। अब पहली एप्लीकेशन लेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, जो हमने बायोट एंड शेवर्ट्स लॉ से भी किया है। अब कहोगे कि सर वो यहां पे क्यों, कई बार क्या होता है कि पेपर के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, जहां पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स के अंदर, तो वहां पे क्या कहता है कि जो आपने पहले एप्लीकेशंस की है बायोट एंड शेवर्ट्स लॉ से, उसको एम्पियर सर्किट लॉ से भी करके दिखाइए। तो उसी एप्लीकेशन को दोबारा करना हमें केवल यहां पे। तो चलिए एप्लीकेशंस की बात करते हैं। पहली एप्लीकेशन की बात करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर।
ठीक है, करंट कैरिंग वायर के कारण देखना हमें। शांतचित्त भाव से सोचिए, काम कीजिए, जो करवा रहा हूं उसके ऊपर फोकस कीजिए। जो बातें बोल रहा हूं, जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, जो बातें बोल रहा हूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के ऊपर अगर आप समेशन बना पाए तो मैं गारंटी लेता हूं कि किसी कोचिंग या किसी, आपको देखो कोचिंग वाले क्या करते हैं, आपको एक अलग ही लेवल के क्लाउड में लेके जाते हैं, जहां पे हो सकता है कि कोई 4-4 साल से क्लासरूम प्रोग्राम में बैठा हो, और जब आपके वहां पे मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, तो वहां पे होता क्या कि उन बच्चों के ऑफकोर्स ज्यादा आएंगे जो 4 साल से उसी क्लासरूम में है, 4 साल से उस एनवायरमेंट में है, उसको पता चल चुका है कि ये कैसे क्वेश्चन सेट करते हैं। यानी कि जो उनका क्वेश्चंस पेपर आता है उसको आइडिया हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सेट किया जाता है, और वो उसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करता रहता है, इसलिए उसका रिजल्ट आ जाता है। और आप क्या करते हो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम गए हो या आपने एक ही साल हुआ, तो उसके कारण क्या होता है कि आप उस क्लाउड में जाते हो, और जिस क्लाउड में जाने के बाद आपको पता नहीं रहता कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाता है। उसके कारण आपके नंबर कम आते हैं, कॉन्फिडेंस कम होता है। हालांकि आता आपको बहुत कुछ है, पर कॉन्फिडेंस गया, और जब एक बार कॉन्फिडेंस लूज हो गया बच्चे का, तो उसके बाद उसका जो है उबारने वाला कोई नहीं होता, ये याद रखिए। अपने ऊपर विश्वास आपको रखना ही पड़ेगा। अपने ऊपर विश्वास नहीं रखा तो मैं कहूंगा कि आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, चाहे आप कैसे भी करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वहां पे आपके साथ ऐसा ही किया जा सकता है, ऐसा ही करते हैं। अब आप जैसे कि किसी 11th-12th में किसी टीचर्स के पास पढ़ रहे हो, तो वो टीचर्स कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किस हिसाब का टेस्ट ले सकता है, आपको आइडिया हो जाता है पढ़ते पढ़ते। इसी प्रकार उन बच्चों को भी आइडिया होता है जो 4-4, 5-5 साल क्लासरूम में रहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि देखो, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप पढ़ोगे, अपने माइंड के साथ, चेतना के साथ पढ़ोगे, तो कोई 15-20 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा खासा टाइम दीजिए, पर उस टाइम के अंदर आपको केवल और केवल पढ़ाई की ही बातें होनी चाहिए। आपके माइंड में ऐसा नहीं होना चाहिए बात कुछ चल रही है, आप पढ़ रहे हो। बस ये 2-3 बातें हैं, इन्हीं पे ध्यान दे लीजिए। और कोई बड़ा ऐसी चीज नहीं है कि जिसको इंपॉसिबल है, पार नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी एबिलिटी को बढ़ाइए, अपनी रिफ्लेक्टिव सिस्टम को बढ़ाइए, न कि आप एक मेमोरी बेस या अंडरस्टैंडिंग लेवल, दोनों को मिला के चलिए। रिफ्लेक्टिव सिस्टम में जाइए, उससे आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की बात करते हैं। इसको पहले पढ़ भी चुके हैं हम, मैं आपको बता दूं, इसको पहले पढ़ भी चुके हैं, बट यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन आती है थ्रू एम्पियर सर्किट लॉ भी। ये हो गया। अब इसको इन्फिनिटी लंबा बनाना, हमें इन्फिनिटी लंबा बनाना है, तो इसको इन्फिनिटी तक यहां तक बढ़ा देंगे, और पीछे भी इसको इन्फिनिटी तक बढ़ा देंगे। इस प्रकार से ये इन्फिनिटी तक लंबा हो गया। अब ये क्या कर रहा है, करंट को कैरी कर रहा है, और इस करंट कैरिंग वायर के कारण हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमारा मकसद ये है। अब इसके कारण हम किसी पॉइंट के ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अब सपोज कीजिए कि यहां पे एक आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट माना, आर डिस्टेंस के ऊपर, और उसके ऊपर उसने क्या पूछ लिया हमसे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। यानी कि यहां से मैंने एक आर पॉइंट के ऊपर माना एक पी पॉइंट, इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसका यूज करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ का। हेयर हम बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज नहीं कर सकते। बायोट-सावर्ट्स लॉ में क्या किया था, ऊपर एक एलिमेंट लिया था छोटा सा, नीचे एक एलिमेंट लिया था, दोनों के कारण यहां पे फाइंड आउट किया था और बड़ा सा डेरिवेशन कर दिया था। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं करना है, यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करना है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ किसी क्लोज सरफेस के ऊपर लागू होता है, ये आपको पता है, देख लीजिए पीछे भी दिखाया, क्लोज सरफेस, और इसके अंदर भी क्लोज सरफेस, और पहली स्लाइड के अंदर भी देख लीजिए क्लोज सरफेस, और कहीं पे लागू नहीं होता है ये। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें एक कोई ऐसा सरफेस मानना पड़ेगा जो इस करंट कैरिंग वायर को क्लोज करे। उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, एम्पीरियन सरफेस कहते हैं। उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, एम्पीरियन सरफेस कहते हैं। हमने एक इस टाइप का एक सरफेस मान लिया जो कि इसको क्या कर रहा होगा, क्लोज कर रहा होगा, और इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, एम्पीरियन सरफेस कहेंगे। जैसे हमने क्या किया था, गॉसियन सरफेस पढ़ा था, उसी प्रकार से कौन सा सरफेस है बचा पार्टी, एम्पीरियन सरफेस। ठीक है, एम्पीरियन सरफेस जो किसको, करंट को इनक्लोज करेगा। देख लिए बिल्कुल अलग हो गई ये बातें। वहां पे तो हम एक अलग टाइप से कर रहे थे, यहां पे अलग टाइप से कर रहे हैं। तो ये कौन सा सरफेस है, एम्पीरियन सरफेस, जो एम्पियर सर्किटल लॉ में यूज होता है। तो इसलिए कहता था कि मैं ये बिल्कुल अलग चीज है, वो चीज नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये क्लोज सरफेस है, अब ये क्लोज सरफेस है, तो यहां पे आर पॉइंट के ऊपर, दैट इज द डिस्टेंस आर, इसके ऊपर हमें क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द आई एनक्लोज्ड, जो करंट एनक्लोज किया गया है। अब सपोज कीजिए कि यहां पे फिर से वो स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, ये वाला डीएल,
और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और दोनों में थीटा एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री के बराबर। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारे पास डीएल एलिमेंट है, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री नहीं हुआ, 90 डिग्री हो गया, तो ये कंप्लीट वैनिश कर जाएगा और इसके कारण कुछ नहीं आएगा, जो कि गलत होगा। अब ऐसा है तो यहां पे क्या बनेगा, दैट इज द बी इंटू डी एल इंटू में कोस 0 डिग्री ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टाइम्स द करंट आई। और इनक्लोज्ड करंट की वैल्यू कितनी है, आई है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, बी बाहर, अंदर कौन बचेगा, डी एल, और कोस 0 की वैल्यू 1। कहां से कहां तक कर सकते हैं इसको, 0 से 2 पाई आर तक। क्यों, क्योंकि ये पूरा सरफेस जो गॉसियन एम्पीरियन सरफेस है, ये 0 से स्टार्ट होकर 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस में रोटेट कर सकता है, इसलिए 0 से 2 पाई आर एंड म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। अब क्या होगा नेक्स्ट, आगे देखिए बी। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल, और कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई आर तक इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई के बराबर हो गया। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो दैट इज द बी, अपर लिमिट पुट की 2 पाई आर एंड लोअर लिमिट पुट की 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट के बराबर। और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो दैट इज द बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट इंटू में आई एंड डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब मैं वही तो बात कह रहा था, जब हमने इसी चीज को फाइंड आउट किया था बायोट एंड शेवर्ट्स लॉ से, तो आंसर आया था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और जब इस वायर को इन्फिनिटी कर दिया था तो थीटा 1 और थीटा 2 को 90-90 पुट किया था, और जब सोल्व किया तो यही रिजल्ट आया था। और वही रिजल्ट हमने किससे निकाल दिया, अब एम्पियर सर्किटल लॉ से निकाल दिया है। तो ये एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखें इसके। तो ये पहली एप्लीकेशन मैंने आपको करवा दी है। इसके बाद इसकी सेकंड एप्लीकेशंस की बात करते हैं, और जो दूसरी एप्लीकेशन होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग। करंट को मैं आई लिख रहा हूं, करंट कैरिंग सिलेंडर, कैरिंग सिलेंडर। अब बात करते हैं हम सिलेंडर की। बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो मैं मानता हूं यही है। और अब की बार 2022 के अंदर नीट के अंदर भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था इसी टाइप का, और तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है एप्लीकेशन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और इसी के ऊपर बहुत बार आईआईटी नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो और अब की बार तो पूछा ही गया था, आया हुआ था। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये 4 नंबर दे के जाएगी और आपके नेगेटिव्स को भी खत्म करेगी, आपके जो है रैंक को भी बूस्ट करती है। ऐसी एप्लीकेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि एम्पियर सर्किटल लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया था। आपके हौसले और आपकी उड़ान ऊंचाई होनी चाहिए, एक बाज की तरह होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जब तक कोई अपना धोखा ना करे तो इतनी हिम्मत नहीं होती है कि गुलेलों की, जो गुलेल होती है उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती जो बाज को मार गिराए। तो जब तक अपने धोखा नहीं करते हैं तो बाज को मारना आसान नहीं होता है गुलेल के द्वारा भी। तो इसलिए हौसले और उड़ान आपकी बाज की तरह होनी चाहिए, जो ऊंचाई में होनी चाहिए। जब उसको खतरा लगता है तो ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में जाता है, जहां पे वो सबसे सेफ फील करता है और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है दुनिया को कि हाँ मैं बाज हूं, मेरे अंदर डिफरेंस है और चीजों में मेरे में डिफरेंस है। तो यू हैव टू क्रिएट द डिफरेंस, और वो डिफरेंस आपकी सफलता आपकी एक्सरसाइज से, आपकी मेहनत से आएगी, और उसको कीजिए। और मैं गारंटी लेता हूं मेहनत करता है वो कामयाब होती है, कभी फेल नहीं होती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। सिलेंडर की बात की हमने, अब हम बात करते हैं किसी सिलेंडर की। तो कर लीजिए बात, सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल बॉडीज हमने लेनी है इस प्रकार से, ठीक है। ये कोई सिलेंड्रिकल बॉडी ले ली और ये इसका एक सेंट्रल पॉइंट ले लिया, और सेंट्रल पॉइंट से लेकर के बात करूंगा यहां तक की। तो ये रेडियस हमने क्या मान ली, कैपिटल आर मान ली, ठीक है। अब इस सिलेंडर के अंदर से आई अमाउंट में करंट जा रहा है और इन्फिनिटी तक लंबा है ये सिलेंडर, ऐसे इन्फिनिटी तक लॉन्ग है इस प्रकार से। और करंट जो इसके अंदर से पास हो रहा है दैट इज द आई अमाउंट के अंदर ऐसे पास हो रहा है। अब क्या हो सकता है कि जो सिलेंडर आपने बात किया है, ये सिलेंडर आपने जो लिया है, इस सिलेंडर के अलग अलग पार्ट हो सकते हैं। ऊपर एप्लीकेशन मैंने लिख दिया और थोड़ा सा मैंने इस टाइप से इसको बना लिया। देखिए अब क्या हो सकता है इसके अंदर, मैं आपसे बात करूं तो इसके 2 पॉइंट हो सकते हैं, 2 केस हो सकते हैं। पहला केस की बात करेंगे तो एक हो सकता है आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, यानी कि 2 पॉइंट हो सकते हैं। कि पहले पॉइंट की बात करूंगा तो ये किसके लिए हो सकती है, आउटसाइड पॉइंट के लिए। आउटसाइड पॉइंट का मतलब है कोई पॉइंट मैं इससे बाहर मान लूं, यहां पे मैंने बाहर मान लिया, और यहां पे जो बाहर मैंने पॉइंट माना है
ये पॉइंट, इस पॉइंट की यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उस रेडियस को मैं कितना मान रहा हूं, स्मॉल आर के बराबर, ऐसा पॉइंट। अब ये एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है, तो इसका मतलब आप एक बात समझ लीजिए कि यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एक क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज सरफेस के बिना हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर ही नहीं सकते। हमें एक क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पीरियन सरफेस। तो उसी प्रकार से हमने क्लोज सरफेस को लिया जिसको हम क्या कहेंगे, एम्पीरियन सरफेस कहेंगे। वो देखिए कुछ इस तरह से मैं ले लेता हूं, देखिए डॉटेड लाइन से दिखाना होता है, बट डॉटेड लाइन में बनाऊंगा तो टाइम लगेगा और फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह से बना दिया। और इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, एम्पीरियन सरफेस कहेंगे, दैट इज नोन एज एम्पीरियन सरफेस। याद रखें इसकी बात, ठीक है। अब आपको एक खास बात यहां पे दिखाई देगी, आपको यह बात दिखाई देगी कि ये सिलेंडर को, इस पूरे सिलेंडर को जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इस पूरे सिलेंडर को किसने कवर कर लिया है, एम्पीरियन सरफेस ने कवर कर लिया। मतलब सारा का सारा करंट जो सिलेंडर से पास हो रहा है वो किससे पास हुआ, एम्पीरियन सरफेस से। तो यहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लगाने के लिए, क्यों, क्योंकि अगर मैं लगाऊंगा तो बी डॉट डीएल ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये एग्जैक्टली सिचुएशन किसकी तरह बन गई, इस एप्लीकेशन की तरह जो ये एप्लीकेशन पड़ी है। बस इस वायर को मैंने क्या कर दिया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही तो वायर होता है, आप घर पे वायर देख सकते हो, जो आपके घर में वायरिंग होती है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। इसका बड़ा व्यू मैंने बना के दिखाया आपको, इसी वायर को थिक करके बड़ा व्यू बना के दिखाया, और गॉसियन सरफेस ने कंप्लीट को कवर कर लिया है। तो ये सिचुएशन एग्जैक्टली यहां पे एग्जिस्ट कर रही है, सेम सिचुएशन यहां पे। अब थीटा यहां पे कितना बनता है, 0 डिग्री, आपको पहली एप्लीकेशन में समझा दिया गया था। तो बी इज बाहर और इंटीग्रेशन में कौन रहेगा, डीएल फ्रॉम 0 से 2 पाई इंटू आर तक, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई एंड ओवर क्लोज सरफेस। जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो अभी अभी आपने कर भी लिया इसको, तो बी किसके बराबर आ जाता है, दैट इज द म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर। दिस इज द रिजल्ट। अभी अभी तो किया था सोल्व, 2 पाई आर डीएल का इंटीग्रेशन है 2 पाई आर तक। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, दैट इज इस एम्पीरियन सरफेस की जो रेडियस है उस सरफेस के रेडियस के बी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं फिर से कह रहा हूं, एम्पीरियन सरफेस की, न कि सिलेंड्रिकल सरफेस आर के लिए नहीं, एम्पीरियन सरफेस की जो रेडियस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ना मैग्नेटिक फील्ड, जब केस लेते हैं हम आउटसाइड का। अब सेकंड केस बात करते हैं जिसमें इनसाइड की बात करेंगे। इसी के अंदर सेकंड केस जिसके अंदर हम इनसाइड वाला पॉइंट लेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए जब हम इनसाइड वाला पॉइंट की बात करेंगे तो देखिए आपको मैं बता दूं, सपोज कीजिए आपके पास फिर से ये कोई सरफेस है और इस प्रकार का ये सिलेंड्रिकल सरफेस आपने बना लिया। अब के बाद पॉइंट को इनसाइड लेना है और ये इन्फिनिटी तक लॉन्ग है, दैट इज फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम हेयर टू इन्फिनिटी, दैट इज फ्रॉम हेयर टू इन्फिनिटी, हेयर टू इन्फिनिटी, एंड दीज वायर्स आर करंट कैरिंग वायर, सिमिलरली फिर से करंट कैरिंग। और ये एक रेफरेंस पॉइंट हमने माना था, एक रेफरेंस पॉइंट हमने माना था, ठीक है। और इस रेफरेंस पॉइंट से यहां तक की जो रेडियस ली थी हमने, दैट इज द कैपिटल आर। इस रेडियस को कितना माना, कैपिटल आर, ठीक है। अब हमें पॉइंट को कहां कंसीडर करना है, इनसाइड बचा पार्ट है। इनसाइड का मतलब सपोज कीजिए मैं एक यहां पॉइंट मान लेता हूं, जिस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, पी, ठीक है। अब इस पी पॉइंट के ऊपर बी को फाइंड आउट करना, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना पड़ेगा, तो एक क्लोज सरफेस मानना पड़ेगा। तो हमने एक क्लोज सरफेस मान लिया टाइप ऑफ दिस, ठीक है। अब इस क्लोज सरफेस की जो रेडियस है यहां से यहां तक की, वो रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है। अब एक बात यहां पे सोचने की है, इससे पहले वाला केस था, इसमें तो एम्पियर सरफेस ने इस पूरे सिलेंडर को कवर कर लिया, तो जितना करंट इस सिलेंडर में से जा रहा है वही करंट एम्पियर सरफेस में से जा रहा है। बट अगर मैं यहां की बात करूं तो जितना करंट सिलेंडर में से जा रहा है उससे कम करंट इस सरफेस में से जा रहा है, जिसको एम्पीरियन सरफेस कहते हैं। अगर मुझे यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करना है तो मेरा काम क्या होगा, मैं बता दूं, दैट इज द बी डॉट डीएल ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। मतलब अगर मुझे यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लीकेबल कराना होगा तो इस एम्पिरियन सरफेस ने जितने करंट को एनक्लोज किया है वो मुझे फाइंड आउट करना होगा। अगर मुझे एक बार ये पता चल गया कि कितने करंट को एनक्लोज किया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसके लिए क्या है, देखिए अगर मैं कहूं जब इसका क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर का मतलब पूरे सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं, इसका क्रॉस सेक्शन, तब इसने जो करंट को इनक्लोज किया वो कितना किया, आई, ये दिखा रखा। जब इसका क्रॉस सेक्शन 1 के बराबर होगा तो तब कितना करेगा, आई डिवाइडेड बाय में पाई इंटू आर का स्क्वायर। और जब इसका क्रॉस सेक्शन गॉसियन सरफेस के बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर इसके बराबर, तब कितना करेगा ये, दैट इज द आई डिवाइडेड बाय में पाई आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय में पाई इंटू आर का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी आई इंटू आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा,
ये आ गई करंट की वैल्यू, किसकी वैल्यू, आई एनक्लोज्ड की वैल्यू जो यहां पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आई एनक्लोज्ड की वैल्यू आपके पास आ गई, और ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, ये यहां से यहां तक की चीजें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाए। अगर आपको ये चीजें निकालनी आ रही होगी तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा और आप इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि ये आप याद रखें, इसको सीखें अच्छे से। ठीक है, अब देखिए बी है, कांस्टेंट है बार, थीटा फिर से जीरो होगा, आपको पता है दोनों के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब डीएल का इंटीग्रेशन अंदर रहेगा और कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 पाई इंटू आर तक, इंटू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज कितना, ये वैल्यू, दैट इज द आई इंटू आर का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। तभी तो कहता हूं फिजिक्स बिल्कुल इजी है, बस आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट को। दैट इज द बी, डीएल का इंटीग्रेशन एल, लिमिट को पुट किया तो दैट इज 2 पाई इंटू आर, इसका सॉल्यूशन इंटीग्रेशन है सिंपल, दैट इज द म्यू नॉट इंटू आई इंटू में आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब एक आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, दैट वी आर लेफ्ट विद बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, दैट इज द 2 पाई इंटू में आर का स्क्वायर। ये टर्म बच जाएगी। अगर ये टर्म बच रही है, 2 पाई नीचे ये टर्म बच रही है, तो यहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, आर के आ रहा है। और किसके लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए। और आउटसाइड के लिए क्या था, जब हमने आउटसाइड के लिए देखा, आउटसाइड के लिए दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मैं एक खास बात और बता दूं, अगर ये सिलेंडर होलो होता, बच्चा पार्टी अभी तक हमने क्या किया, हमने निकाला एक सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे थे, और सॉलिड सिलेंडर के अंदर इनसाइड वाले पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पीरियन सरफेस की रेडियस के, आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर यही सिलेंडर होलो होता, कैसा होता, होलो, तो जो अनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि होलो सिलेंडर के अंदर केवल उसके सरफेस में से करंट पास होता, अंदर जो पार्ट होते हैं, यानी कि जो अंदर ही आपने सरफेस माना, यहां पे करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। उसके लिए होलो के लिए करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, इसलिए बी इनसाइड हो जाता 0। अगर आपका केस होलो सिलेंडर का हो तो आउटसाइड वाला पॉइंट तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, सेम तरीके से निकालना है। आप कह देंगे जब इनसाइड की बात करोगे कि इनसाइड जो करंट इनक्लोज है वो 0 है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, आपने जब निकाला दैट इज द बी आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब क्या होता है कि हमारा कर्तव्य बनता है कि ग्राफ को ड्रॉ करें, और वो ग्राफ किस किस के बीच होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस के बीच होना चाहिए। और ये रेडियस भी किसकी होगी, एम्पीरियन सरफेस की रेडियस है बच्चा पार्टी है, याद रखें, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये टेस्ला में, और दैट इज रेडियस ये मीटर में, और किसकी होगी ये, एम्पीरियन सरफेस की। तो इनसाइड वाले पॉइंट की बात करेंगे तो वहां पे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इनसाइड की हम बात करते हैं तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये हम कहां पे पहुंच गए, सरफेस के ऊपर, दैट इज सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर पहुंच गए हैं। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बाद में बाहर के लिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कैसा होता है, हाइपरबोला, दैट इज बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज फ्रॉम आउटसाइड के लिए। तो यही तो ग्राफ होता है, और ये पॉइंट है आर इज इक्वल टू आर के बराबर। दो ग्राफ है, इनसाइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, आपको पता है। आउटसाइड के लिए इनवर्सली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा होता है जिसको हाइपरबोला कहते हैं, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, इस तरह का प्लॉट बनना है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सारी बातों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखने, कुछ क्वेश्चंस देखने जो आए हुए हैं या पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने हर एक चीज को एक्सप्लोर किया। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट मेरे से छूट गया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, कई बार याद नहीं रहता, ध्यान रहता। और मुझे लगता है कि इतना पढ़ने के बाद एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन मोर देन इनफ हो जाती है, आप हर क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर सकते हो, बस आपने ध्यान दिया हो, ये कंडीशन है। चलिए, ये क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा मेरे को बड़ा है इसलिए मैंने इसको डाला, और इसी एप्लीकेशंस के ऊपर है। देखिए क्या कहता है कि लॉन्ग स्ट्रेट मेटल रोड, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। ए लॉन्ग स्ट्रेट मेटल रोड हैज ए वेरी लॉन्ग होल ऑफ रेडियस R1। अब यहां पे क्या है, आपको एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, यहां पे जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो कोई सर्कल नहीं है, एक रोड है, इस तरह की रोड है, एक लंबी। तो कभी इसको सर्कल मानने की भूल मत करना, क्योंकि सर्कल मान के सोल्व करोगे तो आप गलत फार्मूलेज अप्लाई कर दोगे। इसलिए उसकी बात सुनो, मेटल रोड, मेटल की रोड है, हैज वेरी लॉन्ग होल ऑफ रेडियस R1। एक लॉन्ग होल है जिसकी रेडियस क्या है, R1 है, आपको सामने दिखाई दे रही होगी, जिसकी रेडियस कितनी बोल रहा है अगला, R1 के बराबर बोल रहा है, ठीक है। एंड मेड पैरेलल टू द रोड एक्सिस एज शोन इन द फिगर। अब इसके एक्सिस के पैरेलल में एक इसने बना दिया है, एंड हेयर OC इज R।
ओ सी, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी बोल रहा है, आर के बराबर, आपको दिखाई दे रही होगी। इफ आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रोड, अगर इस रोड के अंदर से आई अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है, देन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक्सिस ऑफ ए होल इज, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ होल इज, होल के एक्सिस के ऊपर बतानी है आपको, होल है उसके एक्सिस के ऊपर बतानी है। कहने का मतलब ये है, यहां पे ये दिखाना चाहता है कि आपको ये एक रोड दिखाई दे रही है, देखो ऐसे, ये रोड का ये वाला पार्ट है जो कि R1 वाला है, ये वाला पार्ट ये दिखाई दे रहा है, और ये रोड पीछे तक इनसाइड द बोर्ड है, ठीक है। अब इसका ये पॉइंट है सेंटर, ये वाला पॉइंट जिसको वो कह दिया, और इस रोड के होल के एक्सिस के ऊपर, एक्सिस का मतलब सामने, बाइसेक्टर बोलता तो इसके परपेंडिकुलर में, इसके एक्सिस के ऊपर बताना है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर यहां कुछ हमें इसके एक्सिस के ऊपर क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड को बताना है। अब यहां पे क्या किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बताना है, और ये रोड है जिसकी रेडियस क्या है C, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी R1। मैं इसको बना के दिखाता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। हमें क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल करना, आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से हमने इसको सोल्व किया है। देखिए, सपोज कीजिए ये आपके पास एक हमने ले लिया, और यहां पे एक छोटा सा हमने ये रोड ले ली, नहीं इसको हम यहां पे नहीं लेंगे, थोड़ा सा नीचे लेंगे, यहां पे हमने ले लिया, और ये कंप्लीट जो सर्कल है उसका सेंटर ये रहा, और इस सेंटर से जो डिस्टेंस की बात कर रहा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दैट इज R2, दैट इज R2। और दूसरी बात कर रहा है जो इसके लिए हमने बात की है, ये वाली, इस सेंटर से यहां तक की, दैट इज R1, दैट इज R1, ठीक है। और तीसरी बात क्या कर रहा है वो, तीसरी बात ये कर रहा है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इस डिस्टेंस को वो कितनी बोल रहा है बच्चा पार्टी, R के बराबर बोल रहा है, ठीक है। अब ये रोड है, इसके एक्सिस के ऊपर बताना हमें पॉइंट। अब इसके रोड के एक्सिस के ऊपर जहां पॉइंट बताना, वहां पे गॉसियन सरफेस तो मानना पड़ेगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के बिना हम एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहां पे गॉसियन सरफेस को मानता हूं, और वो गॉसियन सरफेस यहां से निकलेगा और इस प्रकार घूमेगा यहां तक, क्योंकि इस रोड के लिए, जो ये आपको रोड दिखाई दे रही है, ये रोड, इस रोड के लिए एक्सिस वाला पॉइंट ये अभी समझाया था, ये अपनी रोड है जो बोर्ड इसके अनसाइड जा रही है, और ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इस पेन का, वो ये है, ये वाला पार्ट ये है। तो इसके एक्सिस के ऊपर तो यही है जिसको हम क्या पॉइंट बोल रहे हैं, ओ पॉइंट बोल रहे हैं। और इसके लिए गॉसियन सरफेस बना दिया, सॉरी एम्पीरियन सरफेस, गॉसियन सरफेस नहीं एम्पीरियन, वो आदत के कारण ऐसा बोल जाते हैं, ये बना दिया, ठीक है। अब ये आपने देख ही लिया। ये बनाने के बाद देखिए, अब मैं अगर इसकी बात करूं तो इसकी टोटल रेडियस कितनी होगी, इस सरफेस की टोटल रेडियस कितनी होगी, जिसको R बोल रहे हो आप, R के बराबर, या फिर इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी हो सकती है, इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस हो सकती है, दैट इज R2 माइनस R1 के बराबर। यानी कि जो टोटल रेडियस R2 है, यहां से यहां तक की R2 रेडियस, और इसमें से हमने किसको घटा दिया, R1 को। इस पूरी रेडियस में से जो हमारे पास है उसमें से किसको घटाया, R1 रेडियस को घटाया है। तो जो हमारे पास बचेगा पॉइंट, वो किसकी रेडियस हो जाएगी, दैट इज द होल, जो बचा हुआ पार्ट है उसकी रेडियस हो जाएगी। अब उसकी रेडियस हो जाएगी तो आपके पास क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं रोड के एक्सिस के ऊपर, वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में देखिए। अब देखिए बच्चा पार्टी, अगर हमें यहां पे अप्लाई करना, तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ। तो कीजिए अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ। मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ रख देता हूं। तो क्या होगा एम्पियर सर्किट लॉ, दैट इज द B डॉट DL ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। अब हमें यह बात करनी है कि जो एम्पियर सरफेस लिया है, इसने कितने करंट को एनक्लोज किया, ये बात करनी है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसके अंदर मैं बात करूं, जो कंप्लीट हमारी रोड है उसका R2 माइनस R1 रेडियस है, और R कौन है, R वो पॉइंट है जिस इस पॉइंट से लेके, दैट इज इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि इस रोड के सेंटर से लेके उस एक्सिस तक जहां पे हमें फाइंड आउट करना है, जो कि एम्पीरियन सरफेस की रेडियस हो गई। R2 माइनस R1 इस पूरे की हो गई। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, अभी सिखाया था, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर होल, ठीक है। पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, उसमें से पाई को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। इसके पास तो जो टोटल करंट इनक्लोज्ड है वो कितना है, I के बराबर है, इतना बराबर है, क्योंकि इस पूरे सर्कल की रेडियस थी R2, और उसमें से एक रोड को निकाल दिया जिसकी रेडियस है R1। तो उस R2 में से हमें R1 को तो माइनस करना पड़ेगा, उस रोड वाले पार्ट की रेडियस को तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई काम नहीं हमारे पास, उसको माइनस किया हमने। और हमारे पास जो अब सर्कल की बचेगी वो कितनी बचेगी, इतनी। अगर 1 होता तो कितनी होती, 1 होता तो दैट इज I डिवाइडेड बाय में पाई इंटू में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर।
और अगर उस सरफेस की रेडियस आर स्क्वायर होती है जिसको गॉसियन सरफेस का ये रही, तो दैट इज कम्स आउट टू बी मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहां पे जो आई की वैल्यू आई दैट इज कम्स आउट टू बी आई इंटू में आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आर टू स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं ये जो पूरा सर्कल है जिसकी रेडियस r2 है उसमें से एक रोड को निकाल दिया जिसकी रेडियस r1 है। अगर उस रोड को निकाल दिया उसमें से, तो अब हमारे पास कितनी रेडियस बची होगी उस सर्कल की, r2 माइनस r1, उसमें से निकाला है, इसलिए हमने यहां पे लिया इतने के पास इतना करंट, 1 के पास इतना, और पाई आर स्क्वायर जो कि एक्सिस है, एक्सिस कहां से कहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जिसको r बोला है। अब अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा b इंटू डी एल, अंदर बचेगा कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई आर, थीटा 0 होता आपको पहले ही बताया, और म्यू नोट इंटू आई, ये रहा आई आपका, ये आई एनक्लोज्ड है भाई, डिवाइडेड बाय में r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। अब b निकालोगे तो इसको सॉल्यूशन कीजिए, आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगा, b इंटू 2 पाई आर, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज द म्यू नोट इंटू आई इंटू में r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इस वैल्यू को हम यहां पे लिखेंगे, दैट इज b इज इक्वल टू में म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या रहेगा हमारे पास, r2 स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, और ये जो 2 पाई आर है वो क्या जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो हेयर आया 2 पाई इंटू आर, एक आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई, ऊपर आर बचा, डिवाइडेड बाय में 2 इंटू पाई इंटू में r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। ये अब इसके साथ मैच कीजिए, बी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है तो बी आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, शॉर्ट ट्रिक्स कभी आप थोड़ा सा माइंड लगा पाओ तो मैं बता दूं, जब एक लंबा इन्फिनिटी वायर होता है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो आपको काम आएगी ये बातें। क्या कह रहा है, लॉन्ग स्ट्रेट मेटल रोड हैज वेरी लॉन्ग होल ऑफ रेडियस, लॉन्ग स्ट्रेट, लंबी स्ट्रेट, लंबा स्ट्रेट वायर जब होता है तो उसको इन्फिनिटी मानते हैं, और उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है दैट इज द म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर, ये होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए 4 पाई, 2 पाई, पाई और 6 पाई, 6 पाई वाला कभी हो नहीं सकता, पाई वाला कभी हो नहीं सकता, बचता कौन है, 2 पाई वाला और 4 पाई वाला। अब 4 पाई हो जाता अगर ये लंबा स्ट्रेट वायर ना होता, उसने लॉन्ग बोल दिया तो इट बिकम 2 पाई। ये थोड़ा सा आप माइंड लगा के तुरंत आंसर दे सकते हो, नीट वगैरह में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो विद इन सेकंड आप माइंड लगा के आंसर दे सकते हो इस प्रकार से, तो ये ऑप्शन इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, वो बाय सॉल्यूशन, और ये ऐसे निकाला। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है ये, और IIT 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए किस प्रकार से सोल्व करोगे। क्या कह रहा है कि एक एन इन्फिनिटी लॉन्ग होलो सिलेंडर, ए इन्फिनिटी लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर विद इनर रेडियस R2 एंड आउटर रेडियस R, जिसकी इनर रेडियस क्या है, R2 है और आउटर रेडियस R है। अभी अभी बताया था, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IIT में भी पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ आपके नीट में भी अब की बार पूछा गया था 2022 के अंदर सिलेंडर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। एंड R कैरीज ए यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हो बच्चा पार्टी, J से, आपको पता ही होगा करंट डेंसिटी का फार्मूला J से। The magnitude of magnetic field B as a function of radial distance R from axis is best represented by, अभी हमने एक ग्राफ बनाया था B और R के बीच, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस के बीच, ये ग्राफ बनाया था। अब ये पूछ रहा है कि इस सिचुएशन के लिए ग्राफ कौन सा अच्छा रहेगा, तो क्या कह रहा है कि इन्फिनिटी लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, कंडक्टिंग बोल रहा है, विद इनर रेडियस R2 एंड आउटर रेडियस R है, तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए इस पे ज्यादा टाइम न लगा करके मैं डायरेक्ट इसका बना देता हूं। देखिए सपोज कीजिए आपके पास एक ये सिलेंडर है इस प्रकार से, ये इनर सिलेंडर है, इस सिलेंडर की रेडियस जो बोल रहा है वो कितनी बोल रहा है, R/2 के बराबर। इसके बाद एक सिलेंडर और भी है जिसको हम क्या कहते हैं, आउटर सिलेंडर कहते हैं, बड़ा सिलेंडर, ये रहा, दैट इज बिग सिलेंडर, और इस सिलेंडर की रेडियस उसने कौन सी बोली, R के बराबर बोल ली, ठीक है, बड़े की R है। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन पूछ रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। अब देखिए, अब आपको क्या कर सकते हैं, यहां पे अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट क्या हो सकता है, इस अंदर वाले सिलेंडर, इसको क्या कहेंगे, इनर, इनर, और इसको हम क्या कहेंगे, आउटर। पहला पॉइंट ये हो सकता है मेरा, और मैं ये सोच सकता हूं कि एक पॉइंट कहां पे हो सकता है बच्चा पार्टी, आउटर। मैं ये मान सकता हूं कि जो एक पॉइंट होगा इसका वो पहला पॉइंट, तीन सिचुएशन बन सकती है, एक बार तो पॉइंट यहां पे हो, एक बार पॉइंट यहां पे, एक बार पॉइंट यहां पे हो। अब क्या बोल रहा है कि ये एक कंडक्टिंग सिलेंडर है,
और कंडक्टिंग सिलेंडर का एक इनर पॉइंट, एक उसके बीच में और एक बाहर में, 3 पॉइंट हो सकते हैं। अब कंडक्टिंग है तो इन्फिनिटी लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो है, खाली है, मतलब अंदर से खाली है। ये एक ऐसा सिलेंडर बना दिया जिसके बाहर कुछ है और उसको बीच में मटेरियल भरा और अंदर से बना दिया और अंदर से उसको खाली छोड़ दिया, इस प्रकार से। यानी कि यहां पे तो कोई मटेरियल है बट इसके अंदर वाले पार्ट को खाली छोड़ दिया, उसके अंदर ऐसे हाथ डाल सकते हो, निकाल सकते हो। आजकल आपने देखी होंगी, कई बार आप देख सकते हो कि घर में पानी गर्म करने के लिए एक नई मशीन सी बना दी गई है छोटी सी, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको अंदर से सिलेंडर फॉर्म में खाली छोड़ दिया गया, उसको गर्म कीजिए। कैसे गर्म कीजिए, उसके अंदर आप उपले डाल दीजिए या कुछ भी डाल दीजिए, गर्म होने के बाद एक तरफ से पानी डालेंगे तो दूसरी तरफ से गर्म पानी निकलेगा। वही सिचुएशन है इसके अंदर, यानी कि बाहर एक सिलेंडर है, उसके बीच में मटेरियल, अंदर वाला पार्ट, और अंदर बिल्कुल है उसके खाली है। मतलब ये वाला जो पार्ट बच रहा है ये सारा खाली है। और होलो सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना होता है, 0 के बराबर। ये मैंने आपको एप्लीकेशन में बता दिया गया था, तो इस पॉइंट के लिए तो 0। अब 2 पॉइंट बचते हैं। एक पॉइंट तो अपने मान लेना है, कहां पे, एक पॉइंट तो आप मान लो यहां पे मान लिया, यहां पे मानना, सपोज कीजिए इस सेंटर से इसकी रेडियस कितनी है, r है, और दूसरा पॉइंट इसके लिए आउटसाइड हो सकता है। ये 2 पॉइंट हो सकते हैं। जब मैं इसको यहां पे मानता हूं तो सपोज कीजिए यहां पे अब मुझे गॉसियन सरफेस भी लेना पड़ेगा। ये गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है, दिस इज द गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस में से कितना करंट गया है मुझे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जब तक करंट की बात नहीं पता होगी तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं इसको। तो पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि इसमें से कितना करंट पास हुआ है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम इसकी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस पूरे सिलेंडर की बात करता हूं तो इसमें से कितना करंट पास हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, अब इसके साथ साथ देखिए बच्चा पार्टी क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी के बारे में दे रखा है। तो यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करवाते हैं। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि दैट इज द बी डॉट डीएल ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, यही कह रहा है। अब हम क्या करेंगे, बी को बाहर निकाल लेते हैं, डीएल का हम सोल्व करेंगे, और कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई आर तक। बी को बाहर कॉमन, और डीएल का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से 2 पाई आर तक, क्योंकि पूरी सरकमफ्रेंस में घूमेगा जिसकी रेडियस किसके बराबर होगी, आर के बराबर। देख लीजिए उस आर रेडियस के सरकमफ्रेंस में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर उसकी सरकमफ्रेंस में रोटेट करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 पाई आर तक इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब आपको पता होना चाहिए कि जो करंट डेंसिटी है वो किसके बराबर होती है, आई डिवाइडेड बाय में एरिया, इसके बराबर। अगर आप आई निकालोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज जे इंटू ए के बराबर। तो यहां पे लिख सकते हैं म्यू नॉट जे इंटू एरिया, इसको लिख सकता हूं ऐसा, दैट इज द म्यू नॉट इंटू जे बाहर। अब एरिया किसका, इस पॉइंट तक का, और वो कैसे निकाल सकता हूं मैं, दैट इज द पाई आर स्क्वायर सेक्शन का, और माइनस में पाई इंटू आर बाय 2 स्क्वायर इस सेक्शन का। ये कैसे किया मैंने, इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, इस पूरे का एरिया दैट इज जो गॉसियन सरफेस माना है, जिसको एम्पीरियन सरफेस माना, सॉरी ये एम्पीरियन सरफेस माना ना, एम्पीरियन सरफेस, इसका एरिया तो कितना है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद जो सिलेंडर बचा, जो आपके पास सिलेंडर है, उस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, आर बाई 2 के बराबर है, जो आपने ले रखी है, तो दैट इज माइनस पाई आर बाई 2 का स्क्वायर। यही तो होगा जब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या होती है, जे इज इक्वल टू आई बाई, करंट निकालोगे तो जे मल्टीप्लाई बाय में एरिया। अब जे मल्टीप्लाई बाय में एरिया कैसे निकाल लोगे आप, वो इसी तरह से निकालना पड़ेगा इस सिलेंडर की, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, देखिए दैट इज द बी, इसको सोल्व किया तो 2 पाई इंटू आर, और यहां पे म्यू नॉट इंटू जे, दोनों जगह से पाई को कॉमन लिया, यहां पे आर स्क्वायर माइनस और आर स्क्वायर बाय 4। इस जे को इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन ने ही बोल रखा करंट डेंसिटी को इंक्लूड करना है, नहीं करना होता तो थोड़ा चेंज भी हो सकता था क्वेश्चन का फॉर्मेट। इससे कैंसिल आउट, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू में म्यू नॉट इंटू जे डिवाइडेड बाय में 2 इंटू आर, एंड दैट इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4। अब यहां पे बी की डिपेंडेंसी आर के, इस कैपिटल आर के साथ, इन्हें कैपिटल आर की बात की है, कैपिटल आर के साथ इस प्रकार से है, कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, या बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं है, कोई और ही फॉर्म बन रही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, ना तो ये हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ना इस प्रकार की हो सकती है क्योंकि स्टार्टिंग में ही कुछ बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकती है, तीनों नहीं हो
सकती, हो ये सकती। क्यों? क्योंकि पहली बात क्या है, इसकी टेंडेंसी बिल्कुल इसी तरह की है और साथ साथ इनिशियली r/2 के ऊपर अंदर तक जीरो होनी चाहिए। कहां तक जीरो होनी चाहिए? मैंने पहले ही बताया था, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जीरो। तो यहां तक तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? जीरो। इसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट हुआ है और फिर ऐसे डिक्रीज। अब बाहर वाले पार्ट का कैसे पता चलेगा? बाहर वाला पार्ट तो सबके लिए सेम है, इसके लिए भी आउटसाइड के लिए सोल्व करोगे तो वही रिजल्ट आएगा, b इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू आर के बराबर वही आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा वायर बन गया, बाहर एक गॉसियन सरफेस माना जिसने इस पूरे वायर के करंट को एनक्लोज कर रखा है, पूरी करंट डेंसिटी को एनक्लोज कर रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना उस बात से, नहीं फर्क पड़ेगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्ट, दैट इज b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, जो पहले बहुत बार सोल्व करवा चुका हूं। तो ये ग्राफ इसका आ जाएगा जो IIT 2012 में आया हुआ है। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। आई थिंक क्वेश्चंस थोड़ा सा लॉजिकल है, सोचना आपको पड़ेगा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आप अच्छे से कंप्लीट लेक्चर को देखोगे और करोगे तो मुझे लगता है कि आपकी जो जितनी भी कामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। थैंक यू।